गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होंगे। इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यार हर क्लास में मुझे सुनाई पड़ता है, आप लिखते हैं ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा। मुझे नहीं पता है बेटा, आप लिखते हैं हर क्लास में, क्यों लिखते हैं? हर क्लास में जवाब देता हूँ ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा, मुझे नहीं पता। एक पॉइंट, नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी? नॉट ऑडिबल लिख रहे हैं आप? यस, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। देखो, टाइम लग रहा है डिस्कशन में। मैं 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लास में कराया हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको सीट देखना चाहिए, मेरा हैंड आउट देखना चाहिए। क्या बता दूं, या क्या बता दूं कि आपको इसमें आंसर ये होगा? बताया हूं अच्छे से क्लास में। तो क्या ये 8 नंबर क्वेश्चन, देखो मात्र 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट ही मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ाने पे लग जाऊंगा। द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथेन। इथेन का जो स्ट्रक्चर है, बता देने की बात हो रही है। इथेन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन में 3 sp2 होगा, क्योंकि sp2 3 ऑर्बिटल है, तो 3 मोलिकुलर और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये sp2, ये sp2, ये sp2। सिमिलरली दूसरे कार्बन को भी 3 sp2 होंगे, sp2, sp2, sp2। क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो कि कोई भी ले लो आप, कोई भी sp2 में s प्लस px प्लस py ले लो। s प्लस px प्लस py ले लिया इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन के लिए भी हमें यही लेना होगा, s प्लस px प्लस py, तभी ना ओवरलैपिंग होगा। तो इन एक्स वाई प्लेन हो गया, ये मॉलिक्यूल किस प्लेन में होगा? इन एक्स वाई प्लेन। ये मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में होगा, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल बच गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए? तो इसमें पीजेड ऑर्बिटल बच गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें पीजेड ऑर्बिटल बच गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए। पीजेड ऑर्बिटल बच गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये देखिए पाई बॉन्ड बन गया। तो मुझे कह रहा है कि द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथेन इज लोकेटेड इन। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है, वो किससे बना है? वो पीजेड से बना है। पीजेड का नोडल प्लेन क्या होता है? पीजेड का नोडल प्लेन क्या होता है? वो एक्स वाई होता है। पीजेड का नोडल प्लेन एक्स वाई है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज इन एक्स वाई प्लेन, मींस पीजेड का नोडल प्लेन एक्स वाई है। इसका मतलब हुआ कि जो नोडल प्लेन है वो मॉलिक्यूलर प्लेन में। तो ए आंसर होगा। और प्लीज, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, इथीन होगा, क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है, इथीन होगा। यस, इथीन ही होगा। नोडल प्लेन और इथेन में पाई बॉन्ड कहां से आएगा? इथेन में सारे सिग्मा बॉन्ड होगा, इथीन ही होगा, वो गलती से लिखा गया है ना, क्वेश्चन में ही गलती लिखा हुआ है। बाकी सब सही है, ये इथीन बताया हुआ है आपको क्लास में, वेरी गुड। 9th देखिए, पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है? सिर्फ 15 मिनट ही डिस्कस करूंगा मैं। पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ओ हाइड्रोक्सी। इसमें इंटरमोलेकुलर होगा। और ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है? ये है ओ हाइड्रोक्सी। इसमें H बॉन्ड होगा, इंट्रामोलेकुलर। तो इंटरमोलेकुलर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। क्या लिखा हुआ है? पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया,
जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स होता है, स्टेटमेंट का आंसर करना आसान हो जाता है, तो डी होगा। ये फॉल्स हो गया। निशा गुप्ता पूछ रहे हैं टेस्ट सिलेबस। राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू इस वीक के एंड तक, सैटरडे तक जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक टेस्ट का सिलेबस है। पहले भी बता चुका हूं मैं। सिलेबस क्लियर हो गया होगा आपको। 17 क्वेश्चन आईओसी से है और 13 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से है। सो प्लीज मुझे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने दीजिए। जहां तक क्वेश्चन टाइप हो चुका है, जहां तक क्वेश्चन छप चुके हैं, वहां तक मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए। कुछ कुछ पूछते मत रहिए। हर क्लास में बताता हूं कि मुझे नहीं पता कब ऑफलाइन शुरू होगा। हर क्लास में बता रहा हूं आपको। पिछली क्लास में बता दिया था टेस्ट सिलेबस। फिर भी कोई बात नहीं। नो वॉइस हो ही नहीं सकता कुंदन कार्तिक। नो वॉइस नहीं है, वॉइस जा रहा है। पता चलता है यहाँ से कि यहाँ सब कुछ क्लियर है। आपका नेट खराब है। सो 9th हो गया। 10th देखिए। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज वीक मोनोबेसिक एसिड। बताया हूं मैं कि ये मोनोबेसिक है। ये मोनोबेसिक है, ये बताया हूं मैं। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर। नहीं, ऑर्थोबोरिक एसिड ये होता है BH3BO3 BOH। मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो क्या होता है कि जब पानी में इसे डालते हैं तो बोरॉन क्या करता है, वाटर के लोन पेयर को कहता है, वाटर में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर को कहता है कि दोस्त मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, एक लोन पेयर दे दो ना। कहता है ठीक है ले लो। लोन पेयर को लेकर के ये करता क्या है, ये कंपाउंड बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है BOH होल 4 -1 प्लस H प्लस। ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वाटर में स्टेबल है ये। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर। नहीं, ये प्रोटॉन दे नहीं रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसे बोलते हैं लिविस एसिड। सो लोन पेयर एक्सेप्टर H3BO3 is lone pair acceptor, means Lewis acid. It is not proton donor. It is not proton donor. ये जो प्रोटॉन निकला है ना, H प्लस प्रोटॉन है, ये वाटर से निकला है। प्रोटॉन कहां से निकला है? वाटर से निकला। इट इज नॉट प्रोटॉन डोनर। और ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं H3BO3 को। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी आंसर होगा। शिवम कुमार सिंह, मैंने आप लिखे हैं कि सर बस 2 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। शिवम कुमार सिंह, मैंने बोला राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लास से लेके आज तक जो पढ़ाया हूं उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब क्यों बोल रहे हो कि 2 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे? यार इतनी बात नहीं समझते हो जो दोस्त। जेई एडवांस का 4 हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दिव्यांशु, आप होंगे नहीं क्लास में। द वैल्यू ऑफ n इन द मोलिकुलर फार्मूला। देखिए ये सवाल जो है ना, पिछली क्लास में भी 2 सवाल हमने डिस्कस किया था। और प्लीज बहुत सिंपल होता है ऐसे सवाल। बेरिलियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अल्युमिनियम का होता है हमेशा +3। सिलिकॉन का किसी भी सिलिकेट में होता है +4। ऑक्सीजन का मैंने बताया ही कि हमेशा होता है -2। तो 2 into n प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 6 प्लस -2 into 18 बराबर 0 और 2n। ये सब बहुत आसान सवाल होता है, पता नहीं कैसे आप पूछ देते हैं। 2n प्लस 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 36। 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3। 14 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। प्लीज लर्न कीजिए, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हुआ है, प्लीज आप लर्न कीजिए। यहाँ +5 है, यहाँ +2 है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हुआ। पहला ही क्वेश्चन दिया हूं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला।
तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट गैप निकालने के लिए बोला हूं वहां पढ़ो ना, और यहाँ तो सिर्फ इतने से निकल जा रहा है कि हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इतने ही से निकल जा रहा है। -3 0। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले HNO3 होगा, उसके बाद NO होगा, उसके बाद N2 होगा, फिर NH, बी आंसर होगा। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरैक्स इज। दिव्यांशु राज, तंग नहीं करो ना यार, कितनी बार 3 लिख दियो, 15 बार 3 लिख दियो, पूरा मैसेज बॉक्स को भर दिया, क्यों तंग कर रहे हो? टाइम का वैल्यू नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो ना। खुशी कुमारी बोल रहे हैं प्रोटॉन निकलता है। मैं समझ गया खुशी कुमारी आपका डाउट क्या है। खुशी कुमारी ने कहा प्रोटॉन निकलता है क्या? H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। H+ निकलेगा तो उसको बोलेंगे प्रोटॉन। इट कम्स फ्रॉम, इट केम फ्रॉम वाटर, ये वाटर से आया, तो बोरिक एसिड नहीं दिया प्रोटॉन। H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन। आइए, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स है। आई होप खुशी आपको समझ में आ गया होगा। आप सोचे होंगे प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, निकलेगा क्या? बट हाइड्रोजन H+ अगर लिखेंगे, H+ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ही है, तो H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा डाउट था कि प्रोटॉन निकलता है क्या, पता ही नहीं होगा H+ प्रोटॉन है तो आप बोलेंगे। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज। बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाइए पहले। बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ये होता है बोरेक्स। इससे स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इस फॉर्म में याद रखता हूं, Na2B4O5OH4.8H2। इसको ब्रेक कर दीजिए, 2Na प्लस B4O5OH4 2-8H2O। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे BO, दो जगह माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस, और हर जगह OH, हर जगह OH, हर जगह OH, हर जगह OH। ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने। स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए, इस बोरॉन का sp3, इस बोरॉन का sp3, इस बोरॉन का sp2, इस बोरॉन का sp2। अब देखिए स्टेटमेंट्स। टेट्रा न्यूक्लियर दिस यूनिट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। टेट्रा न्यूक्लियर, इस तरह के नए टर्म आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आंसर करें या नहीं करें। टेट्रा न्यूक्लियर दिस यूनिट, तो यहां पर क्या है ना, टेट्रा न्यूक्लियर जो है ना कि 4 न्यूक्लियस है, मतलब इसको सेंट्रल एटम से समझिए। ऐसा नहीं फील होता है कि यह एक सेंट्रल एटम है, यह एक दूसरा सेंट्रल एटम है, यह एक तीसरा सेंट्रल एटम है, और यह एक चौथा सेंट्रल एटम है। 4 सेंट्रल एटम है, इसलिए इसको टेट्रा न्यूक्लियर दिस यूनिट बोल सकते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। थोड़ा दिक्कत होती है कि सर टेट्रा न्यूक्लियर मतलब हम समझेंगे 4 न्यूक्लियस होते हैं, तो उस स्थिति में तो देखिए जितने एटम होंगे हर एटम का अपना न्यूक्लियस होगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे। तो यहां पर जो टेट्रा न्यूक्लियर है, टेट्रा वो सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 जगह सेंट्रल एटम है जिसके अराउंड बॉन्डिंग हो रही है, ये मतलब है यहां पे। बोरॉन, ऑल बोरॉन आर इन सेम प्लेन, कुछ बोरॉन sp2 हैं, कुछ sp3 हैं, सो सेम प्लेन में हो ही नहीं सकते हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम्स, ये सही है। 2 sp2 है और 2 sp3 है। 1 टर्मिनल हाइड्रोजन पर बोरॉन एटम। टर्मिनल हाइड्रोजन कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है टर्मिनल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है टर्मिनल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है टर्मिनल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है टर्मिनल है।
तो 1 टर्मिनल हाइड्रोजन पर बोरॉन एटम, ये भी सही है। सो 17 हो गया, 19 देखिए, 19 देखिए। हाँ प्रियांशु क्या बोल रहे हो सर, हाइड्रोक्साइड पूछा है। हाँ तो ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी पूछा है, तो OH ग्रुप है ना, हाइड्रोक्साइड पूछा है। हाँ ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, 4 OH ग्रुप है, 4 बोरॉन है, तो 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरॉन एटम, सही हो गया है ना। प्लेन वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मॉलिक्यूल sp2 में होगा और एक sp3 में होगा, तो सेम प्लेन में हो ही नहीं सकता है। sp3 आ जाएगा 3D में, नॉन प्लेनर, ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, और ये हो जाएगा प्लेनर, sp2 वाला होगा प्लेनर। इतने से ही क्लियर हो जा रहा है। टर्मिनल मतलब एक इनमें, अभिषेक कुमार टर्मिनल मतलब एक इनमें, किनारे में। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक रहा हूं, है ना, 1 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक रहा हूं, आप 1 मिनट होल्ड करना, मैं 1 मिनट में आया। एक बच्चा लिख रहा है, मैं आ गया वापस। एक बच्चा लिख रहा है कि सर फर्स्ट, फिर से यार, टेट्रा न्यूक्लियर मतलब सेंट्रल एटम, तो 4 सेंट्रल एटम है, ऑल द 4 बोरॉन आर सेंट्रल एटम, ऑल द 4 बोरॉन आर सेंट्रल एटम। आइए 19-20 करके डिस्कशन छोड़ देंगे, टाइम हो गया, सही बात है, 19 और 20 करके डिस्कशन छोड़ देंगे। बेस्ड ऑन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। N2O5 ज्यादा एसिडिक होगा, Bi2O5 कम एसिडिक होगा, तो कम एसिडिक मींस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। उसके बाद देखिए NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3। आप मुझे बताओ NF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा या BiF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वो आयनिक होगा, तो NF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, डेल्टा EN लो, और इसमें डेल्टा EN हाई होगा, तो ये आयनिक होगा, ये कोवेलेंट होगा। सो NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3, ये स्टेटमेंट भी सही है। PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3, NH3 में H बॉन्ड है, H बॉन्ड है, PH3 में नो H बॉन्ड, तो PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि NH3 में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
द NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। चारों स्टेटमेंट में पहला छोड़ दीजिए, बाकी सब कराया हुआ था क्लास में, पहला भी आपको पढ़ाए होंगे टूल पर। द NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। गड़बड़ है ये जी। NN सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर बहुत नजदीक आ जाता है नाइट्रोजन पे, जिससे रिपल्सन होता है, जिससे वीक हो जाता है। और PP सिंगल बॉन्ड चूंकि बड़ा है तो लोन पेयर इसके दूर रहते हैं, तो PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। द NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। हाँ जी, लोअर लिखा है तो एक्सप्लेन सही किया हूं, आंसर टिक करने में गलती किया हूं, थोड़ा कम लिखो, फिर से कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, PH3 में नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करता है, ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आंसर सही है, डी आंसर रॉन्ग है। हाँ, सी करेक्ट है। सौरभ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो 20 फ्लोरीन का 4, बिस्मथ का ले लो 2, फ्लोरीन का 4, नाइट्रोजन का ले लो 3। डिफरेंस देखो, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, डिफरेंस देखो यहाँ 2 आया। बड़ा छोटा नहीं पता चलता है सौरभ कुमार, बड़ा छोटा नहीं पता चलता है बेटा। डी क्लास में बताया हुआ है खुशी कुमारी कि NN सिंगल बॉन्ड होगा और PP सिंगल बॉन्ड होगा तो N का साइज ज्यादा छोटा है। साइज ज्यादा होने, छोटा होने के कारण N पे जो लोन पेयर है उसका रिपल्सन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड वीक हो जाता है। देखिए खुशी कुमारी, पहली बात तो हम हमेशा बोलते हैं ये पता कैसे चलेगा, हम हमेशा बोलते हैं पहले याद रखिए कि NN सिंगल बॉन्ड वीकर होता है PP सिंगल बॉन्ड से, और NN ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है PP ट्रिपल बॉन्ड से। ये बहुत देर तक, करीब 10 मिनट तक क्लास में समझाया हुआ है, याद ही नहीं रखते हैं तो आंसर नहीं कर पाते। तो NN छोटा होने के कारण लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, NN बॉन्ड वीक हो जाता है। PP थोड़ा सा बड़ा है तो उसके कारण लोन पेयर का रिपल्सन कम रहता है, तो PP बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। आइए 20 देखिए, 20 देखिए। 20 में सारे ही स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। मैं एक बार रोक दूं आपको, कोई कुछ भी लिख रहा है जिससे दिक्कत हो रही है मुझे, सारे ही स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। फिर भी मैं N2O3 पे चर्चा करना चाहता हूं कि N2O3 का जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं क्लास में, वो ये है, एसिमेट्रिक है ये। बट इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और वो ये है, ये सिमेट्रिक है। सो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है N2A3 में, और कह रहा है कि वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप। इसका क्या मतलब है ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप? मींस ऑक्सीजन अगर दो ग्रुप को ऐसे जोड़ता है तो उसको ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप बोलेंगे। तो N2O3 में यहां पर है ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप, ये आपका है ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप। इसमें नो ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप, इसीलिए आंसर आप देखे होंगे 5 या 6 दोनों दिया होगा, 5 और 6 दोनों दिया होगा। तो पहला हो गया N2O3। अब देखिए, मैं वो सिर्फ देखता हूं जिसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूं। P4O7 नहीं बनाया हूं, बट P4S7 बनाया हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप आंसर लीजिए, N2O5 में भी होगा, P4O6 बनाया हूं होगा, P4O7 होगा, P4O7 बना देता हूं, P4O और एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, P4O7 हो जाएगा। P4O7 ये भी आंसर होगा। H4P2O5 बना चुका हूं मैं, H4P2O5 H3PO3 को डबल कर रहे हैं, तो फास्फोरस एसिड को, ये पायरोफॉस्फोरस है, पायरोफॉस्फोरस है।
इसमें होगा लिंकिंग। H5P3O10 पॉलीफॉस्फेट है, इसमें भी होगा लिंकिंग। ये बना देता हूं, H5P3O10 बना देता हूं। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, 1 2 3 4 5 H5P3O10 4 5 6 7 8 9 10 ये है। इसमें भी देखिए लिंकिंग है, तो ये भी आंसर होगा H2S2O3 थायोसल्फेट है, ये थायो है, थायोसल्फेट है, ये नहीं होगा। इसमें SOS बॉन्ड नहीं होती है। ये H2S2O5 इसमें भी SS बॉन्ड होता है। इन दोनों में क्या होता है? SS बॉन्ड होता है, SOS नहीं होता। इसमें भी SS बॉन्ड होता है, ये दोनों नहीं होगा। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर होगा। सो आंसर होगा 6। 5 भी आंसर इसलिए दिया है कि N2O3 का पहला स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो N2O3 आंसर नहीं होगा, उस केस में आंसर 5 होगा। एनसीईआरटी में पहला स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग आंसर करते थे 5, बट चूंकि दूसरा भी होता है तो चैलेंज करने के बाद आंसर 5 और 6 दोनों कर दिया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कई बार बना चुका हूं मैं उसको नहीं बनाया हूं, जिन मॉलिक्यूल का पहली या दूसरी बार बना रहा हूं उन्हीं को बनाया। शायद N2O3 एक बात थी जो डिस्कस करने लायक थी, मैंने कर दिया। सो यहां तक हो गया। अब मैं पढ़ाता हूं मोल। अब मैं मोल पढ़ाता हूं। अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। आइए मोल पे आते हैं। मोल 6। जेई एडवांस का डिस्कशन आज खत्म हो गया, बस अब S2 बचा हुआ है। और प्लीज S2 थोड़ा सॉल्यूशन देखा करो भाई, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर बताइए। इस सवाल को देखिए बनाते, इस सवाल पे खत्म किए थे पिछली क्लास को कि एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप X25 एंड X27। element has two isotope X25 and X27. If average atomic mass is 25.5, then calculate percentage of each in nature. पहले तो जो डिस्कशन किया उसमें अगर कुछ कहना है 1 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। मैंने ऑन कर दिया है मैसेज। क्रिस्टल क्लियर। अब सिर्फ इस सवाल पे बात करते हैं, 75 एंड 25। ठीक है, देख लेते हैं, 75 एंड 25 कैसे बनाया। 2 मेथड है इसके बनाने के, दोनों पे चर्चा करना चाहते हैं। कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच इन नेचर। लेट X25 बराबर X%, X27 बराबर हो जाएगा 100 माइनस X%। एवरेज एटॉमिक मास ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स, मतलब X25 X एटम है और X27 100 माइनस X एटम है, तो 25 एटम का 25 X एटम का मास हो जाएगा 25 इंटू एक्स, और 100 माइनस X27 एटम का होगा 27 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा 100। 25.5 है, ये होगा 25x प्लस 2700 माइनस 27x बाई 100, और 2550 ये हो जाएगा 2700 माइनस 2x, और 2x इज इक्वल टू 150। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 75% हो गया। Therefore कैपिटल X25 हो गया 75% और कैपिटल X27 हो गया 25%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, या जिन बच्चों ने आंसर किया है सही उनका तो सही है ही, तो जिन बच्चों ने आंसर सही किया उनका तो सही है ही। बट मैं जल्दी बनाने का एक ट्रिक बता रहा हूं। अब मैं जल्दी बनाने का एक ट्रिक बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आपने 9th का क्वेश्चन है ये। यस, 9th का क्वेश्चन होगा। मुझे 9th ही अभी तक पढ़ा ही रहा हूं, मूल में 9th ही पढ़ा रहा हूं, इसी में बहुत दिक्कत है आपको। जस्ट मैं एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना कि एक ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे। एन एलिमेंट एक्स हैज टू आइसोटोप। देखो x25 है, ट्रिक देखना, x25 है और x27 है और 25.5 है। तो आप डायरेक्ट आंसर करो, ध्यान से देखना, आप डायरेक्ट आंसर करो। परसेंटेज ऑफ x25 बराबर, आप डायरेक्ट आंसर करो। जब इसका परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज x25 का परसेंटेज निकालना है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, आप दूसरे वाले को लो और एवरेज लो। 27 माइनस 25.5, इन दोनों का डिफरेंस, दूसरे वाले का एटॉमिक वेट से, एवरेज एटॉमिक वेट से डिफरेंस लो और डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से, डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 27 माइनस 25 इंटू 100, ये आंसर होगा बेटा। ये हो गया 1.5/2 इंटू 100, ये हो गया 75%। अपने आप x 27 हो जाएगा 25%। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं ये ट्रिक? जिसका परसेंटेज निकालना है उसको छोड़ दो, जो बचा उसका एवरेज के साथ डिफरेंस ले लो, फिर दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से। मुझे बताना ये ट्रिक आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को कर दीजिए प्लीज, इस क्वेश्चन को कर दीजिए यहां पे। इसको करके जल्दी से बताइए, इसको कर दीजिए प्लीज ट्रिक से। हाँ सर, यही सब सवाल ज्यादा करते हो, सबके लिए वैलिड है तो इसके लिए वैलिड है। अरे पहले सीख लो तो बेटा, सबके लिए वैलिड है। यस, तीन तीन हो जाएंगे तब वैलिड नहीं होंगे। कैसा सवाल आ जाता है दिमाग में यार, सबके लिए वैलिड है, कैसा कैसा जानते हो, किस किस के लिए पूछना चाहते हो वैलिड है कि नहीं? यस, किसी एक का परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ M24 होगा बेटा, 24 का निकालना है ना, तो 24 छोड़ दिया, इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 24.1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 24 इंटू 100, 90%। ऑटोमेटिक M25 हो जाएगा 10%। समझ में आया बेटा? समझ में आया ना? क्रिस्टल क्लियर ना? अब देखो, मैंने देखा पिछला जो डाउट लिया था, थोड़ा मैं पिछली क्लास में अपने ही बैच के बच्चों को थोड़ा डाटा भी था मैं। सोनू आया है जी, सोनू कुमार, सोनू कुमार आया है बेटा, मैसेज करना यस नो। यस, सोनू कुमार आया है, मैसेज करना बेटा सोनू कुमार। हाँ बेटा, बेटा पिछली क्लास में तुमको डांट दिया था, थोड़ा पेशेंस रखना, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, सॉरी, है ना? मूड आज अच्छा रखना, अच्छे से रखना, और हम भी आए तो आप भी अच्छे अच्छे मूड रखना। वेरी गुड। कभी कभी डांटता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार से डांटता हूँ। हाँ, समर्थ पूछ रहे हैं कि क्या सर जो फंडा फर्स्ट वाले पे लगा सकते हैं वो सेकंड वाले पे भी लगा सकते हैं? यस, इतना कॉमन सेंस रखिए कि सेकंड वाले पे भी लगा सकते हैं, और आपको पूछना नहीं चाहिए था, लगा के देख लेना चाहिए था कि लगता है कि नहीं, तो आपका अपना फंडा हो जाता। ये ठीक है, किसी ने ये जानते हैं लोग, बट यू री इन्वेंटेड दिस थिंग। मतलब ये होता है, आप अपना आपका अपना फंडा हो जाता है कि ये लोग जानते हैं
बट आपको किसी ने नहीं बताया। यू री इन्वेंटेड दिस फंडा। अब देखिए, मुझे ना फील हुआ कि मोलर मास निकालने भी बच्चे को नहीं आता है। 11th 9th में इतना प्रैक्टिस इन्होंने नहीं किया है। एक बच्चा ने लिखा भी था कि सर कौन कौन का एटॉमिक मास याद रखना होगा, वो आप लिख दो। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको अल्फाबेटिकली मैं लिख दिया हूँ, खुद से कल टाइप किया मैंने ये, क्योंकि घर से ही पढ़ाता हूँ, ऑफिस जाता नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने कल इसको फिर से टाइप किया। पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रियली फील हुआ कि बच्चे को एटॉमिक मास बहुत सारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन में गलत लिख रहे थे, तो एटॉमिक मास नहीं याद है। पहली बात सुन लीजिए, हम सिर्फ एटॉमिक मास के लिए ये टेबल दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल से ही याद रखिए। जैसे बोरॉन के नीचे है तो बोरॉन का 5 होता है, तो नीचे वाला 8 जोड़ देंगे, 8 5 13। अल्युमिनियम का 13 होगा। तो एटॉमिक नंबर आपको नहीं याद रखना है। एटॉमिक नंबर के लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो याद किए होंगे वहीं से निकालना है। एटॉमिक मास के लिए मैंने खास करके ये टेबल बनाया है, और जो जो इंपॉर्टेंट है आपको अलग से रखिए नहीं। अलग से रटिएगा तो प्रेशर आ जाएगा कि कितना रटना होगा। सो अलग से रटिए नहीं, बस ध्यान दीजिए। जब भी जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, इतना बार यूज होगा कि याद हो जाए। तो कभी कभी क्या है, जब भी आप कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास याद नहीं हो, तो इस टेबल को देखिए और थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। जैसे मान लो बेरियम का, तो बेरियम का उलट के देखिए। बेरियम, यहाँ है बेरियम, 137 होता है। अच्छा, बेरियम का 137 होता है। थोड़ा सा सोचिए तो याद रहेगा, ऐसे सोचिएगा। हाँ, ये एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। यूनिट नहीं लिखा हूं अक्षत गुप्ता, तो जब यूनिट नहीं लिखा हूं यही तो कंफ्यूजन रहता है, यही समझा रहा हूं। यूनिट लिख रहा है अक्षत गुप्ता की, यूनिट मास है, ग्राम है ना। यूनिट नहीं लिखा हूं तो मैंने नोट में लिखा है कि इफ यूनिट इज नॉट गिवन देन अज्यूम एज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये लिखाया हूं। सो प्लीज आप इसको ध्यान दीजिएगा, नजर मारिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं वो मैंने लिख दिया है। अब देखिए, एक बहुत ही लॉलीपॉप सवाल लिया हूं, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको लगेगा इतना छोटा सवाल, बट प्लीज आप पेशेंस से देखिए। ऐसे बच्चे हैं क्लास में जो ये भी नहीं जानते। कैलकुलेट मोलिकुलर मास एंड मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं ये देखिए। कार्बन का 12 होता है उसी लिस्ट से, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 इंटू 16 ये आएगा 44। 44 लिस्ट से आ गया, यूनिट नहीं लिखा। अब मोलिकुलर मास है, मींस एक मॉलिक्यूल का मास, तो यहाँ पे यूनिट आएगा 44 AMU। अब इसी में ग्राम लगा दीजिएगा तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा मोलर मास। सो पहले के कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए, पहले के कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए कि यहाँ AMU लिखा हूं, यहाँ 44 ग्राम लिखा हूं, यह समझ में आया या नहीं आया? यस, आ गया होगा। H2O का देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 16, ये 18 AMU होगा, और मोलर मास होगा 18 ग्राम। मतलब ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये Na इंटू एक मॉलिक्यूल का मास। सौरभ, तुम्हारा कंक्लूजन सही है कि एमयू में एक एटम होगा या एक मॉलिक्यूल होगा, और ग्राम में एक मोल होगा। यस, तुम्हारा कंक्लूजन सही है। NH3 देखिए, 14 प्लस 3 इंटू 1, 17 AMU, 17 ग्राम। जिनको नहीं आता है वो करीब 40-50 मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से कोई कंपाउंड लेकर। सोडियम 23 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 16, 84 AMU, 84 ग्राम। 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16, 232 AMU, ये हो जाएगा 232 ग्राम।
पोटेशियम का 39 होता है, हाइड्रोजन का 3 × 1 प्लस कार्बन 2 2 4 है, 4 × 12 प्लस ऑक्सीजन 8 है, 8 × 16। समझ में आ रहा है ना? कार्बन 2 × 2, 4 कार्बन, 4 × 2 8 ऑक्सीजन है, 8 × 16 प्लस वाटर का पहले निकाल चुके हैं 18, तो 2 × 18 39 40 42 48 128 36 254 254 ग्राम। क्या इसको समझने में किसी को डाउट है? बस ये बता दीजिए यस नो। इसको समझने में किसी को डाउट है या इसके यूनिट में किसी को डाउट है? नो। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते। आइए इस सवाल को कीजिए, इस सवाल को कीजिए। श्रेया सिंघल, आपका क्या डाउट है? तब तक बाकी लोग इस सवाल को करेंगे। श्रेया सिंघल, आप प्लीज लिख दीजिए आपका डाउट क्यों हो रहा है। एंड प्लीज आपका अगर डाउट है तो अब तक मोल में जो पहले पढ़ाया उसे आज रिवाइज कीजिए और आज समझिए कि इसमें क्या, हाँ यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है, यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ देखिए, एक बच्चे को यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूं। पहला क्या था? CO2, CO2 12 प्लस 32 44। मोलिकुलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का, तो 44 AMU लिखेंगे। अब मोलर मास होता है एक मोल CO2 का मास, एक मोल CO2 का मास। अब मोलिकुलर मास होता है एक मॉलिक्यूल CO2 का मास। तो एक मॉलिक्यूल का जस्ट मास होता है, तो एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। तो यहाँ AMU हो गया। अगर ग्राम में चाहिए तो यहाँ आंसर होगा 44 × 1/Na ग्राम। ये आंसर होगा यहाँ मोलिकुलर मास। मोलर मास देखिए, मोलर मास होता है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास। ये बराबर हो जाएगा Na इंटू एक मॉलिक्यूल का मास यहां निकाल चुके हैं 44 AMU, ये आएगा। सो मोलर मास होगा Na इंटू 44 AMU। अब हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो Na इंटू 44, 1 AMU होता है 1/Na ग्राम। Na कैंसिल हो गया, 44 ग्राम। तो ये जो डाउट आ रहा है ना आपके जो है श्रेया सिंघल, ये आपको डाउट इसलिए आ रहे हैं श्रेया सिंघल कि आप पहले मोल को रिवाइज नहीं किए, तो आज प्लीज आप मोल पूरा रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद भी डाउट रहेगा तो हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर यूनिट में अभी भी डाउट है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आइए इस सवाल पे आते हैं। ये सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स O16 एंड O17 एटम्स इन 4:1 एटॉमिक रेशियो। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास तो एकदम आसान हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ये हो जाएगा 16 × 4 प्लस 17 × 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 64 प्लस 17/5, 7 3 10 11 के हाथ में 1, 6 7 1 8, 81/5, 16.2 16.2 AMU आएगा एवरेज एटॉमिक मास। केवल यूनिट नहीं लिखा रहा है तो 16.2 आंसर। सो फर्स्ट बन गया। ये एक एटम का मास है। सेकंड देखिए, ये एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16.2 32.4 यूनिट लिखना चाहते हैं तो मोलेकुलर मास है, मोलेकुलर मास में यूनिट एमयू लिखेंगे, और मोलर मास होता तो यूनिट ग्राम लिखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब टॉपिक है वेज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो रिपीट होगा इन द सेंस कि फॉर्मूले लिखूंगा मैं कुछ कि कैसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। पहला देखिए, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल को अगर हम एन से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि एन बराबर होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। और आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स होता है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब, ये होता है ऑब्जेक्ट्स। शुभम कुमार प्लीज इजी रहने दो ना, अभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो कराऊंगा ना। हमेशा कोई ना कोई लिखता रहता है यार, हमेशा कोई ना कोई लिखता रहता है। तुम देखते नहीं हो, अभी मुझे मैसेज आया यूनिट, इसमें यूनिट में अभी भी दिक्कत है। हाँ, कैसे हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराएं, इसमें यूनिट में अभी भी दिक्कत है। एक नितेश कुमार कह रहा है कि डिनोट ऑब्जेक्ट एज एन, क्या जरूरी है? प्लीज मत टाइप करो दोस्त, हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मत टाइप करो, फालतू की बात। सजेस्ट करते हो सर ऐसे पढ़ाओ, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, 2000 से ज्यादा बच्चे हमारे पढ़ाए हुए आईटी में पढ़ रहे हैं, और फिजिकल में 22 साल से पढ़ाया रहा हूँ। इनऑर्गेनिक तो चलो 3-4 साल पढ़ाया हूँ, फिजिकल में 22 साल पढ़ते पढ़ा। सो प्लीज मत लिखा करो ना बेटा, हाथ जोड़ के विनती है, डिस्टर्बेंस होती है क्लास। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराएंगे, मेरा दावा है शुभम कुमार कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराएंगे, तुमसे कितना भी कराएंगे नहीं बनेगा, क्वेश्चन की कमी नहीं है। तुमसे क्या, जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं उनसे नहीं बने। क्वेश्चंस की कमी है क्या थोड़ी? और ब्यूटी छोटे क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट छोटे क्वेश्चन से क्लियर होता है। और मेरा दावा है कि तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, एकदम दावा है। तो प्लीज, सेकंड है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पहला तो किया। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, यह होता है मास अपॉन मोलर मास। मास को हम एम से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मैंने लिख दिया एम बाई कैपिटल एम। आप शुभम, मुझे चूंकि आप ही लिख रहे हो, तो आप मुझे बता दो कि फर्स्ट फार्मूला किस टॉपिक के डिफिनेशन से लाया हूं और सेकंड फार्मूला किस टॉपिक के डिफिनेशन से लाया हूं, आप ही लिख दो। शुभम, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, फर्स्ट फार्मूला किस डिफिनेशन से लाया हूं और सेकंड फार्मूला किस डिफिनेशन से लाया हूं? शुभम बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट फार्मूला किस डिफिनेशन से लाया हूं और सेकंड फार्मूला किस डिफिनेशन से लाया हूं? और सेकंड, फर्स्ट सही है आपका, फर्स्ट ने लिखा कि वन को मोल के डिफिनेशन से लाए, क्योंकि मोल के डिफिनेशन में ही ये फार्मूला लिखा था। सेकंड नहीं बता पाए तुम्हें, बट यस मोहितर ने सही बताया, सेकंड वाला मोलर मास के डिफिनेशन से लाया। वेरी गुड। मोलर मास के डिफिनेशन से लाया। थर्ड है नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। अब आप बता सकते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, थर्ड फॉर्मूला किसके डिफिनेशन से लाया हूं? अभी कहां आया आइडियल, मोलर वॉल्यूम के डिफिनेशन से। अभी आइडियल गैस नहीं लाया हूं, अभी ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए लगेगा, गैस सॉलिड लिक्विड सबके लिए लगेगा। अब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, फॉर आइडियल गैस।
फॉर आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स होगा वॉल्यूम एट एनटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। क्या होगा वॉल्यूम एट एनटीपी इन एमएल डिवाइडेड बाई 22,400 ml नंबर ऑफ मोल्स ये होगा आइडियल गैस। कि अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो उसे ध्यान दीजिए वॉल्यूम होना चाहिए एनटीपी पे, और एनटीपी पे वॉल्यूम लीटर में दिया है तो उसे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल होगा वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.7 लीटर, या ये होगा वॉल्यूम एट एसटीपी इन एमएल अपॉन 22,700 ml। अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, श्रेया सिंगल एनटीपी एसटीपी ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, क्या है ये पढ़ा चुका हूं श्रेया। तो प्लीज आप लगता है ना आज पहली बार क्लास के लिए आए हो श्रेया, प्लीज मेरे मोल के लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब एनटीपी एसटीपी पढ़ा रहे थे तो आप लोग हल्ला कर रहे थे सर गैसेस तो स्टेट पढ़ा रहे हो। सूर्यांशु लिख रहा है 22.4 लीटर को एमएल में बदलने पर क्या होगा, 22,400 होगा, 22,400। ऐसा ऐसा सवाल लिखता है ना बस, मुझे ब्लॉक करने दो यार। एमएल में बदलना नहीं आया, इतना यूनिट क्यों बताया मैं अभी। मैं एक बात कह रहा हूं कि आज भी क्या होता है ना, आज भी ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होता है इवन एट एनटीपी पे। एसटीपी भी लिखा रहता है तब भी वो 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहना, थोड़ा सा केयरफुल रहना। फिजिक्स में तो 22.7 कहीं लेते ही नहीं, फिजिक्स में 22.4 ही लेते हैं आज भी। केमिस्ट्री में भी आज भी सवाल आ जाता है कि एसटीपी लिखता है और डिवाइड करता है 22.4 से। तो खैर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाना कि 22.4 से डिवाइड करें या 22.7 से, क्योंकि पहले पहले एसटीपी एनटीपी सेम लेके चलते थे। अब एसटीपी में प्रेशर 1 बार हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट आज भी सभी क्वेश्चन 22.4 से डिवाइड होने वाले ही हैं मार्केट में, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। नहीं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ 5.4 लेना है ना ऑलवेज। अगर मान लो मैं बोल दूं 11.35 लीटर है एट एसटीपी, तो इस डाटा को देख के आइडिया हो जा रहा है 22.7 से डिवाइड करने को। अगर मैं बोल दूं 11.2 लीटर है एट एसटीपी, तो इस डाटा को देख के आइडिया हो जा रहा है कि 22.4 से डिवाइड करने को रहा है। तो ये आइडिया होगा, हम ये नहीं बोलेंगे 22.4 लेना है ऑलवेज, ये नहीं बोलेंगे। हम तो ये बोलेंगे एसटीपी है तो 22.7 लीजिए, एनटीपी है तो 22.4 लीजिए। बट स्टिल मैं देखता हूँ कि फिजिक्स में तो 22.4 ही लेता है ऑलवेज, तो फिजिक्स में आप ये बोल सकते हैं ऑलवेज। केमिस्ट्री में कभी कभी जो है, चूंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से लेना चाहिए। बट अभी भी पुराने डेटा पे क्वेश्चन बना देते हैं बहुत सारे और 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन 122.5 ग्राम ऑफ KClO3, इस सवाल को करते हैं। देखिए KClO3 है 122.5 ग्राम, ये मास हुआ। आप पहले मोल निकाल लीजिए, आप क्या कीजिए पहले मोल निकाल लीजिए। तो मोल हो जाएगा 122.5 अपॉन इसका मोलर मास आएगा 122.5 ग्राम, इसका मोलर मास भी यही है। सो 122.5 ये हो जाएगा 1 मोल, ये क्या हो जाएगा 1 मोल। ये 1 मोल हो गया। कर ईच एटम बताइए, तो देखिए एक मॉलिक्यूल में KClO3 के एक मॉलिक्यूल में पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 3 है।
तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स कितना हो जाएगा? 1 मोल बराबर Na एटम। क्लोरीन एटम्स ये भी होगा 1 मोल बराबर Na एटम्स। ऑक्सीजन हो जाएगा 3 मोल, ये हो जाएगा 3Na एटम्स। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा इस सवाल में, अगर डाउट है तो बता दीजिए। कोई डाउट है क्या? एक दो बच्चा अभी भी लिख रहा है यार, ऐसे सवाल में डाउट होगा तो कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा। रिपीट यूनिट। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया? यहाँ पे फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन मोलर, ये फॉर्मूला लगाया। देखिए देखिए देखिए, KClO3, रुक जाइए, स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज बात करते हैं, स्टेप वाइज बात करते हैं। KClO3 में KClO3 में KClO3 1 मोल होगा, इसमें डाउट है क्या? पहला स्टेप है, जो लोग डाउट है वही मैसेज करेंगे सिर्फ। KClO3 1 मोल है, इसमें डाउट है क्या? नहीं। वेरी गुड श्रेया सिंगल। तो 1 मोल का मतलब हो गया ये Na मॉलिक्यूल्स है, KClO3 Na मॉलिक्यूल्स है। इसमें अब डाउट है, जो लोग डाउट बोल रहे हैं 1 मोल KClO3 है मतलब KClO3 Na मॉलिक्यूल्स है, इसमें डाउट है? नो। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 में पोटेशियम 1 एटम है, क्लोरीन 1 एटम है, ऑक्सीजन 3 एटम है। इसमें डाउट है क्या? 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम है, 1 एटम है, 3 एटम है, तो इसमें भी डाउट नहीं होगा। तो 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 1 इंटू Na, 1 इंटू Na, 3 इंटू Na। अभी भी डाउट है क्या? सतीश, गलत तरीका है बेटा, बाप रे इतना बड़ा नो लिखा है। क्लियर, अनुज्ञा सक्सेना ने लिख दिया क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल और लेता हूं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये सब सिंपल सवाल है, एक आध क्लास में खत्म हो जाएंगे सिंपल सवाल, फिर कॉन्सेप्ट आगे चला जाएगा। ये सब सिंपल सवाल है, एक आध में आपको क्लियर हो जाएगा, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा सिंपल, फिर चीजें आगे बढ़ जाएगी। सो तेजी से सीखिएगा, और क्लास 9th का सवाल है ये सब। सो क्लास 9th चल रहा है, थोड़ा पेशेंस से सीख लीजिए और थोड़ा तेजी से सीखिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम्स, ईच छोड़ दो, अभी मॉलिक्यूल वैसा ही दूंगा। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutrons, electron, proton, neutron in the following. Species, number of moles, number of molecules, number of atoms,
number of electron, number of proton, number of neutron. स्पेसिस है 10 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम O2, 11.2 लीटर N2 at NTP. Three into 10 to the power 23 molecules of three into 10 to the power 23 molecules of ओजोन। इन चारों में बनाना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास से निकल जाएगा। सो 10/2 5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 Na। नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 5 Na इंटू 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 Na इंटू 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन है, 5 Na इंटू 2। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है, 0। मुझे बताइएगा पहला समझ में आ गया हो? मुझे बताइए, एक बार ध्यान दीजिए, पहला समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ जिनको नहीं आया वो बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख रहा नहीं आया। आयुष कुमार कैसे नहीं आया यार? नितिन कुशवाहा लिखा नहीं आया। दस Na क्यों लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? यहां देखिए 5 Na मॉलिक्यूल है, मीन्स 5 NaH2 है। हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो H2 में कितना होगा? 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। अब H2 एक मॉलिक्यूल है और हमारे पास H2 कितना मॉलिक्यूल है? 5 Na। तो 5 Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। शायद आपको समझ में आ गया, शायद आपको समझ में आ गया। अब बताना समझ में आया नहीं आया? दूसरा देखिएगा ध्यान से, बहुत सारा 4-5 सवाल एक ही जैसे हैं, तो दूसरा ध्यान से देखिएगा। 64/32। पहले तो आपको यह समझना है कि 32 से डिवाइड होगा, 2 मोल आ गया। मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 2 Na होगा। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 Na इंटू 2 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल में निकाल ली। ऑक्सीजन 8 होता है, इसको ऐसे लिखता हूं। हाइड्रोजन 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। तो H2 में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 8-16 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो O2 में हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 Na है, एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Na इंटू 16, 2 Na इंटू 16,
2Na इंटू 16। मुझे बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? मुझे बताइए ऑक्सीजन समझ में आया नहीं आया? नहीं। हार्दिक धीरज ने बोला नहीं। बाकी सब लोगों ने लिखा है क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक बार। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, ये बहुत इजी चीजें हैं बेटा, अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे। सुधाकर कुमार लिखा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एक बच्चा कह रहा है मॉलिक्यूल में क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो, अरे यार क्यों प्रॉब्लम हो रहा है मेरे भाई। नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। पहला पहला ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो? फर्स्ट समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये समझ में आ गया? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में इतने एटम होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में इतने एटम। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम में मॉलिक्यूल की संख्या में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। मुझे सिर्फ इस 3 के बारे में, वही बच्चा लिखेगा जो बोल रहा है नहीं आया समझ में, सिर्फ इस 3 के बारे में बताना कि ये समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट थ्री आ गया, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं आ रहा है? हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, एक एटम में, फिर एक मॉलिक्यूल में निकाले। एक बच्चा कह रहा है मॉलिक्यूल में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप एटम से भी कर सकते हो, मैं मॉलिक्यूल से करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाले। इतना मॉलिक्यूल है, 2Na मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में संख्या पता है, 2Na मॉलिक्यूल में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते। यहां मेन प्रॉब्लम आपका यहां है, यहां प्रॉब्लम है। 11.2 लीटर नाइट्रोजन एट एनटीपी, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गया 0.5। ये हो जाएगा 0.5 Na। ये हो जाएगा 0.5 Na इंटू 2 बराबर Na। हमने मोल निकाला नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूल्स निकाला, एटम निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाला। अब देखिए नाइट्रोजन का एक एटम में 7 14 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, एक एटम। तो N2 में कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। तो मॉलिक्यूल है 0.5 Na, 0.5 Na इंटू 14, 0.5 Na इंटू 14, 0.5 Na इंटू 14। मुझे बस ये बता दो नाइट्रोजन का समझ में आया कि नहीं आया? नाइट्रोजन का समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलर है। नाइट्रोजन का समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। और जिनको दिक्कत हो रही है वो आज के आज अपना प्रॉब्लम खत्म करें, नहीं तो उनको एक भी नंबर नहीं आएगा ऐसे में। अक्षत गुप्ता लिख रहा है मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, सिर्फ अक्षत गुप्ता से बात करेंगे। मोलर वॉल्यूम तो मैंने कहीं निकाला ही नहीं यार। मोलर लिख रहा है, मोलर वॉल्यूम कैसे निकालता? 22.4 लिया, एनटीपी पे 22.4 होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाया 22.4। अक्षत गुप्ता मॉलिक्यूल में क्यों दिक्कत होता है? ये फॉर्मूला नहीं पता है। नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की जगह लिखो मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? अक्षत गुप्ता n इंटू Na, यही तो कर रहे हैं हम, n इंटू Na। अक्षत गुप्ता तुम बताओ सिर्फ, n इंटू Na क्यों नहीं समझ में आ रहा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई Na। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। अरे यार मेरा टैब चार्ज नहीं है, बट फिर भी 10% है, कोई बात नहीं, 10% तक पढ़ा दूंगा मैं तब तक।
आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं आपके, नहीं पढ़ के आते हैं आप। सोनू कुमार, नंबर ऑफ एटम्स में 2Na कैसे? किसके नंबर ऑफ एटम्स में 2Na? किसके? किसी का भी नंबर ऑफ एटम 2Na नहीं। हाइड्रोजन का 10Na है, ऑक्सीजन का 4Na है और नाइट्रोजन का Na है, किसी का भी 2Na नहीं है। तो मुझे कैसे समझ में आएगा तुम्हारा डाउट कहाँ है? नहीं, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है सुधाकर कुमार। हाँ, रात चार्ज में लगाए, लगता है सही से लगा नहीं, इसलिए 100% चार्ज नहीं, सही से चार्जिंग में लगा नहीं। यार, जब हम किसी एटम को ऐसे लिखते हैं, कहीं यहां तो डाउट नहीं फंस रहा है, ऐसे लिखते हैं तो ये एटॉमिक नंबर है Z, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इससे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, और जितना प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यार, इसी में डाउट है। प्लीज आप लोग ना कम पढ़ते हो, 9th क्लास बिल्कुल गोल है आपका। श्रेयस यशवाल सर, एनटीपी में 22.4 डिवाइड ऑल एटम मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होगा, गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई भी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। बार बार मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, बार बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात बार बार हो रही है। मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए तो एक मॉलिक्यूल में निकालो ना यार, और इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये निकालिए और इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए और कितने मॉलिक्यूल है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालिए और इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। आइए फोर्थ देखते हैं। बहुत अजीब अजीब बच्चे हैं यार। 3 × 23 मॉलिक्यूल्स है, तो इसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, Na से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.5। ये आ जाएगा 0.5। एवोगाड्रो नंबर हमने लिया 6 × 10⁻23। ये कितना हो जाएगा? 0.5 Na। और इसको लिख दीजिए वापस वही 3 × 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 3 × 3 × 10⁻23। ये हो जाएगा 9 × 10⁻23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा? तो ओजोन में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होता है एक एटम में। ओजोन में 3 एटम है, तो 24 इलेक्ट्रॉन 24 प्रोटॉन 24 न्यूट्रॉन होगा। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लिए तो कितना मॉलिक्यूल है? 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है। सो 24 × 3 × 10⁻23, 24 × 3 × 10⁻23, 24 × 3 × 10⁻23। इस टेबल को अगर नहीं क्लियर होगा आपका तो मोल नहीं आएगा। तो आज इस टेबल को आपको घर पे बनाना है, तब तक बनाना है जब तक कि क्लियर ना हो, और कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अजीब अजीब सवाल हैं, एकदम नहीं पढ़े हो तुम लोग 10th में। आइए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ each atoms, number of each atoms, number of electron, proton and neutron
इन द फॉलोइंग। थोड़ा सेपरेटली करते हैं, एक में दिक्कत हो रहा था आपको। फर्स्ट है CaCO3, फर्स्ट है 10 ग्राम CaCO3, इसमें निकालते हैं 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम CaCO3, नंबर ऑफ मोल निकालना है। थोड़ा यहां देखो, नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर, ये हो जाएगा 10, मोलर मास इसका आएगा 100, 0.1। पहला नंबर ऑफ मोल समझ में आया? मुझे बताओ, सुनो, मुझे बताओ 0.1 मोल होगा, समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये होगा N इंटू Na, 0.1 Na, ये आया समझ में? 100 कहां से आया? अरे मोलर मास है 100, इसका मोलर मास 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 बराबर 100। मोलर मास नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास। मास 10 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास निकाले ना 100 आएगा। एक बच्चा पूछा 100 कहां से आया? भाई 9th 10th में क्या हुआ था वो छोड़ दो, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं, अभी क्यों नहीं सीख रहे हो? सुधाकर कुमार, तुम क्या डिटेल सोल्यूशन बोलते हो? इससे डिटेल और क्या होगा जो मैंने टेबल में दिया है? इससे डिटेल क्या होगा? यहां पे आइए प्लीज, इस सवाल पे फोकस कीजिए प्लीज। इस सवाल में नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, समझ में आया नहीं आया? अब देखिए, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स 1 इंटू 0.1 Na, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 इंटू 0.1 Na, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 इंटू 0.1 Na, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 0.1 Na प्लस 0.1 Na प्लस 0.3 Na बराबर 0.5 Na। ये समझ में आया? आप देखो कैसे बनाया, यहां पे देखो CaCO3 है, CaCO3 है, तो एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो हमें मॉलिक्यूल की संख्या पता है, एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम तो इतने मॉलिक्यूल में इतना कैल्शियम, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन तो इतने मॉलिक्यूल में एक इंटू इतना कार्बन, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन तो इतने मॉलिक्यूल में 3 इंटू इतना ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, समझ में आया नहीं आया? बताना, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो अब बताएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ईच एटम निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल में निकालिए, कैल्शियम होता है 2040, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। कार्बन होता है 612, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन होता है 816, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो अब देखो CaCO3 के एक मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में
इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 20 + 6 + 3 × 8, 50 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं क्योंकि चार्ज 0 है, तो प्रोटॉन हो जाएगा 50, और न्यूट्रॉन भी देखिए सेम है। यहाँ पे न्यूट्रॉन भी देखिए उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 50। ये एक मॉलिक्यूल में। बट CaCO3 कितना मॉलिक्यूल है देखिए, 0.1 Na मॉलिक्यूल है। CaCO3 है 0.1 Na मॉलिक्यूल। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 50 × 0.1 Na। प्रोटॉन हो जाएगा 50 × 0.1 Na। न्यूट्रॉन हो जाएगा 50 × 0.1 Na। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आई होप। एक दो सवाल मैं और ले रहा हूं। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा करो ना, सिर्फ ऊपर वाला ही सवाल है, बस दूसरा ले लेते। 9 ग्राम NH4+, 9 ग्राम NH4+, 9 ग्राम NH4+, सब कुछ निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। 9/18, नहीं पूछ देना 18 कहां से आ गया। इसका मोलर मास है 14 + 4, 18। यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ आयंस होगा। तो नंबर ऑफ आयंस कितना होगा? 0.5 Na होगा। नंबर ऑफ आयंस कितना होगा? 0.5 Na। नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला होगा N × एवोगाद्रो नंबर, और ये हो जाएगा 0.5 Na। इन सवालों को आपको अपनी कॉपी पे करना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कॉपी पे करना है, बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करना है फॉर्मूला को। नंबर ऑफ आयंस हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये होगा 0.5 Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हो जाएगा 4 × 0.5 Na। क्यों? आयन की संख्या निकाल लिया, और एक आयन में एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है एक आयन में। तो हमारे पास 0.5 Na है, तो एक आयन में एक नाइट्रोजन, तो 0.5 Na आयन में 0.5 Na नाइट्रोजन। एक आयन में 4 हाइड्रोजन, तो 0.5 Na आयन में 4 × 0.5 Na हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 0.5 Na प्लस 2 Na। ये आ गया 0.5 × 4 2.5 Na। नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम निकाल लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हमेशा हम एक मॉलिक्यूल या एक आयन में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। NH4+ है, नाइट्रोजन होता है 7 14, हाइड्रोजन होता है 1 1। नाइट्रोजन होता है 7 और 14, हाइड्रोजन होता है 1 और 1। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन,
7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। अब जरा सा देखिए, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4+, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4+, दीपक गुप्ता पढ़ा रहे हैं ना, क्यों लिख रहे हैं? नहीं लिखो ना। इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4+, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, और निगेटिव चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। थोड़ा आयुष कुमार, थोड़ा शांत रहो ना। तुम्हारा डाउट क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सब नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, सारे नेचुरल नंबर। यस, सारे नेचुरल नंबर, जो भी नंबर लिखे हैं वो सारे नेचुरल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है। देख रहे हो Na में कितना बड़ा नंबर मल्टीप्लाइड है? देख रहे हो Na 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड, तो सारे नेचुरल नंबर ही। हाँ, आयंस होगा। मॉलिक्यूल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मॉलिक्यूल लिखने में। इन 1 आयन ऑफ NH4+, मॉलिक्यूल भी लिखने में दिक्कत नहीं है, आयन लिखे ज्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन 3 होगा, 4 हाइड्रोजन है ना तो 3 होगा, क्योंकि एक H+ है। सो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन कितना होगा? तो 7 + 4 11 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 7 + 0 7 न्यूट्रॉन होगा। एक मॉलिक्यूल में निकाला। देयरफॉर इन कितना आयन है मेरे पास? कितना आयन है? 0.5 Na आयन। इन 0.5 Na आयंस ऑफ NH4+, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0.5 Na इंटू 10। प्रोटॉन हो जाएगा 0.5 Na इंटू 11। न्यूट्रॉन हो जाएगा 0.5 Na इंटू 7। ये आंसर है। मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया? मोहित, दाग Na की वैल्यू दोनों, जो तुम जो 2 वैल्यू लिखे हो कोई भी ले सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 11 ग्राम T2O। टी है ट्राइटियम। टी क्या है? ट्राइटियम। टी है ट्राइटियम। टी है ट्राइटियम। जब मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा होता हूँ, पढ़ के नहीं आता है, और अचानक जब सवाल कराने लगता हूँ तो इतना दिक्कत होने लगता है। तो देखिए T2O है 11 ग्राम। इसका नंबर ऑफ मोल निकालिए, मास अपॉन मोलर मास। मास है 11 और मोलर मास निकालिए। ट्राइटियम 3 दिया हुआ है, तो 2 × 3 + 16, 11/22, 0.5 मोल। नंबर ऑफ T2O मॉलिक्यूल्स निकालिए। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकालना होगा तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। ये होगा 0.5 Na। अब देखिए इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ T2O, इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, न्यूट्रॉन निकालिए। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, और इतना मॉलिक्यूल है मेरे पास 0.5 Na है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ट्राइटियम में क्या होता है, 1 और 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया,
प्रोटॉन हो गया एक, इलेक्ट्रॉन हो गया एक, और न्यूट्रॉन हो गया दो। सो दो ट्राइटियम है, और ऑक्सीजन देखिए 8 16 होता है। तो प्रोटॉन हो गया 8, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया 8, अब न्यूट्रॉन हो गया 8। तो देखिए ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू 1, इलेक्ट्रॉन एक ट्राइटियम में एक, तो दो ट्राइटियम में दो, और ऑक्सीजन में 8, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या देखिए, प्रोटॉन एक होता है ट्राइटियम में, तो दो ट्राइटियम है, 2 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन है दो, तो दो इंटू दो, और ऑक्सीजन में 8, 12 न्यूट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल में निकाले कितना मॉलिक्यूल है, इतना। Therefore, number of electron in 0.5 Na molecules of T2O बराबर हो जाएगा 10 इंटू 0.5 Na। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 10 इंटू 0.5 Na। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 12 इंटू 0.5 Na। मैं एक बार जानना चाहता हूं कि मेरी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज सिर्फ अपना ये एन लिख करके मुझे मैसेज कर दीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा। एन नहीं नहीं, जिसको समझ में आ रहा है उसको मैसेज नहीं करना है, जिसको नहीं आ रहा है वो एन लिख के मैसेज कर दे। मैं बच्चे की संख्या काउंट करना चाहता हूँ। ये फीडबैक का क्या मतलब है? यस, 10-12 बच्चे हैं जिन्होंने एन लिखा है। दस 12 बच्चे हैं जिन्होंने एन लिखा है। इतना बेसिक है, सच पूछो तो इतना बेसिक पढ़ाया नहीं जाता आईटी के लिए। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूरा मोल एक बार रिवाइज करें। आप कुछ नहीं पढ़ते हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं आप नाइन्थ में पढ़े होते तभी समझ में आता। मैंने नाइन्थ की चीजें आज पढ़ा दिया आप। अब वो बच्चे लिखते हैं जिनको समझ में आ रहा है। अब वो बच्चे लिखते हैं जिनको समझ में आ रहा है। ओके, तो लेक्चर खत्म करता हूं मैं आपको यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है। 10-12 बच्चे हैं जिनको समझने में दिक्कत है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के जिनको समझने में दिक्कत है उनको विनती है, थोड़ा पढ़ ले यार, थोड़ा पढ़ ले। 9th में छोड़ दिया, 11th में छोड़ दोगे फिर मोल नहीं समझ में आएगा। और इसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है ना। कि जितना समझ सकते हैं उतनी तो कोशिश कर ही लेते हैं। अच्छे मूड में पढ़ना है ना। और कोई भी डाउट हो इस तरह का आज के लेक्चर से तो मुझे व्हाट्सएप करो, ई सॉल्यूशन ऐप पे पढ़ो, डाउट क्लास में जाके अपने सर से पूछो। और मैं अपने डाउट क्लास में जो मेरा बैच है टीआर भाई, उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा दोबारा। सो आई होप कि आप लोग, आई होप कि थोड़ा अच्छा करेंगे। जो 10-12 बच्चे हैं वो भी अच्छा करेंगे। मैं भेज देता हूँ मटेरियल बस। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू शुभम। लेजीनेस, एक्चुअली घर में बैठे थोड़ा लेजीनेस तो होगा, लेकिन ये सोच के लेजीनेस दूर कीजिए कि जब आप आईआईटी पहुंच जाएंगे तो कितने मजे करेंगे। ये सोच के अपना लेजीनेस दूर कीजिए। सोचिए कि जब आप आईआईटी पहुंच जाएंगे तो वहां कितना मजा आएगा कॉलेज में, और जब कॉलेज से घर वापस आएंगे तो घर में भी इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होगा आपका। ये सोच के आप खूब पढ़िए, लेजीनेस दूर कीजिए। ये सोचिए आईआईटी पहुंच जाएंगे तो कितना मजा आएगा, और आईआईटी कॉलेज में तो मजा आएगा ही, जब घर में वापस आएंगे ना आईआईटी से तब कितना मजा आएगा, कितना वीआईपी ट्रीटमेंट होगा आपका। ये सोच के अपना लेजीनेस दूर कीजिए और पढ़िए। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 6 to 7 आवर, मैं तो मतलब मैं थोड़ा लेबोरियस बच्चा था, ब्रिलियंट नहीं था, लेबोरियस था। तो मैं ब्रिलियंट नहीं था लेकिन लेबोरियस था, और मैं पढ़ने को तो एग्जाम टाइम में 10-12 घंटे से ज्यादा ही पढ़ता था। ऑन एन एवरेज आप 6-7 घंटे मान के चलो। थैंक यू शुभम, थैंक यू बेटा। कभी कभी डांट देता हूँ, उसका आप बुरा मत मानना। कभी कभी मुझे मेरा मूड खराब हो जाता है, ऐसा देखो हम भी आदमी हैं, हम भी आदमी ही हैं। ऐसा हो सकता है ना कि मान लो मेरा पहले से ही मूड खराब हो, एक आध दिन तो हो सकता है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा मेहनत से पढ़ो। और देखो ऐसे सोच के नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा। कल एक बच्चे ने मुझे फोन किया था, सर मुझे एकदम नहीं हो रहा है, गिव अप। अरे आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। आप क्या क्रिकेटर बन सकते हो अभी? नहीं ना। ट्रेनिंग करते हो डेली? नहीं। आप एक्टर बन सकते हो अभी? आप कोई एक्टिंग स्कूल में गए? नहीं। तो आप अगर यही काम करना है, इंजीनियर ही बनना है, तो अपना बेस्ट इफर्ट लगाइए। और पूरे इंडिया में कम से कम हर साल 50,000 ऐसे बच्चे इंजीनियर निकलते हैं जो अच्छे हैं। तो आपको 50,000 में नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं ना। आईआईटी होगा, एनआईटी होगा, बहुत सारी जगह है। और एक बार आप उन कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फिर आपको अपने आप पढ़ने की भी आदत हो जाएगी, समझ में आएगा आपको, थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, और लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। और कूल होके पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़िए। आपको अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 2 से 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। 2.5 घंटे मान के चलिए, 7.5 आवर्स। और डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया दूसरा दिन पढ़े नहीं। नहीं, डेली 7.5 घंटे कम से कम पढ़े। मैं आईटी खड़गपुर से पास आउट। होमवर्क कंज्यूम्स टू मच टाइम, बट होमवर्क जब आप करते हैं तो पढ़ाई ही हुआ ना। यस, सुंदर पिचाई हमारे कॉलेज से है। फिजिकल के लिए कोई बुक नहीं, मेरा लेक्चर नोट देखिए। ऐसे कहोगे तो कोई रेफरेंस बुक मैं दे दूंगा, रेफरेंस बुक की बात बोल दूंगा। सो क्लास को खत्म करते हैं। आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, जल्दी आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। क्या सजेस्ट करना है युवराज? अच्छा, फिजिकल के लिए, हाँ मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा, अगली क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन आप उस बुक को देख सकते हो, बट बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना मटेरियल बहुत अच्छा है दोस्त। हम लोग जो लेक्चर पढ़ाते हैं हैंड आउट, वो बुक ही है, वो बहुत अच्छा होता है, किसी भी बुक से अच्छा है। आई होप कि आप अच्छा करोगे। आप बस मेहनत करते रहो, 1.5 साल में बहुत अच्छा होगा, है ना, बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा करते हैं, और जो अच्छा नहीं करते हैं उनमें अच्छा करने की पोटेंशियल आ जाती है। वो इतने हार्ड वर्किंग हो जाते हैं कि आगे भविष्य में अच्छा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन।